नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज बात बांग्लादेश की। वो बांग्लादेश जो अब कट्टरता के बोझ को उठाते उठाते थक चुका है। 1971 से पहले पाकिस्तान का बोझ और 1971 के बाद संघर्षशील पहचान का बोझ। पहचान की लड़ाई लड़ते लड़ते ये देश अब फिर एक युद्ध की गोद में जा रहा है। लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा किस पर होगा? असर भारत पर होगा। सीधा नाता इसका भारत और पाकिस्तान से है। दुनिया वाले में आज जानेंगे कि क्या बांग्लादेश फिर जल रहा है, क्या फिर से बांग्लादेश के लिए भिड़ जाएंगे भारत और पाकिस्तान। सवाल ये भी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव से भारत को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान के साथ बढ़ती बांग्लादेश की दोस्ती का भारत पर क्या असर पड़ेगा। और जानेंगे कि पाकिस्तानी आईएसआई इस वक्त बांग्लादेश में क्या कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बात कर लेते हैं। वहां हालात क्या हैं ये जान लेते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त तनाव तेजी से बढ़ रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों को बार बार हम सब नाकामयाब होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से पलायन के लिए लोग भारत की सीमा में घुसना चाहते हैं। कई बार घुसपैठ की कई खबरें भी सामने आई और कई बार तो सीमा पर खड़ी बीएसएफ भी इसका शिकार हो गई, उन पर भी हमले हुए। अब यहाँ सवाल उठता है कि घुसपैठ कौन करता है? आप कहेंगे जिन पर हमले होते होंगे बांग्लादेश में जो पीड़ित हैं वही यहाँ भाग कर आते होंगे। अभी कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ये पूरा सच है ये कहना मुश्किल है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हाल के महीनों में बांग्लादेश से राज्य में आने वाले लोगों में ज्यादातर पड़ोसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के हैं, यानी अल्पसंख्यक नहीं, ये बहुसंख्यक हैं जो भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया कि जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल बांग्लादेश के कपड़े उद्योग के श्रमिक हैं, जो वहां संकट के बाद खराब स्थिति में है और वो उसी क्षेत्र में शामिल होने के लिए तमिलनाडु जाना चाहते हैं। इसके लिए वो नॉर्थ ईस्ट का सहारा ले रहे हैं, वहां से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति बांग्लादेश के लिए भी है। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया था कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और केंद्र सरकार इसे लेकर बहुत चिंतित है। बांग्लादेश में अशांति के बाद से घुसपैठ में भारी वृद्धि हुई है और पिछले 5 महीनों में रोजाना 20 से 30 लोग अवैध रूप से असम, त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी खुद मुख्यमंत्री ने बताई थी। अब एक सवाल ये भी उठता है कि सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है। बता दें, सीमा पर बीएसएफ बाड़ लगाने के लिए बड़े अभियानों में जुटा हुआ है, जिस पर कई बार बांग्लादेश ने आपत्ति तक जताई है। बांग्लादेश ने तो बाढ़ के मामले पर भारतीय उच्चायुक्त को तलब तक कर लिया। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर बाढ़ के मामले पर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन भारतीय पक्ष ने अपना निर्णय बहुत पक्के तरीके से रखा। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भारत का पक्ष बताया। उन्होंने बताया कि मैंने विदेश सचिव से मुलाकात कर अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने, तस्करी अपराधों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। भारत ने बहुत प्रमुखता से बताया कि भारत किन चुनौतियों का सामना इस समय भारत बांग्लादेश सीमा पर कर रहा है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर भारत ने अच्छे से समझाया भी। इस समय बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में झुलसा हुआ है। बांग्लादेश में सत्ता चलाने वालों के हाथ अब पूरी तरह टूट चुके हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार चलाने की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों को इन्होंने सौंप दी है। प्रदर्शनकारियों का जब मन पड़ता है वो तब बांग्लादेश के किसी न किसी कोने को जलाकर राख कर देते हैं। जब मन करेगा उठेंगे, जब मन करेगा किसी घर को निशाना बनाएंगे और उसे जला देंगे। फिर चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का घर हो, बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का घर हो, या फिर असहाय अल्पसंख्यकों का घर हो, जिसका जब मन पड़ता है तब जाकर किसी का भी घर बस यूं ही जला देते हैं।
शेख हसीना की अवामी लीग बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती थी। तारीख 6 फरवरी चुनी गई। 6 फरवरी की तारीख से इस प्रदर्शन का आगाज होगा ये तय हुआ, लेकिन हुआ क्या? सब बदल गया। विरोध प्रदर्शन से पहले ही अवामी लीग के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया और जो प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का घर फूंक रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की जहमत यूनुस सरकार ने नहीं उठाई। अवामी लीग ने इसके बाद बयान में कहा कि जब से अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी यूनुस सरकार ने राज्य की सत्ता पर कब्जा किया है, तब से उसने अपने लाभ के लिए राज्य मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। ये राष्ट्रीय और राज्य संसाधनों को अपनी निजी संपत्ति समझती है। सत्ता की मद में चूर ये आलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति पूरी तरह उदासीन है। अवामी लीग ने यह भी कहा कि घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के माध्यम से एक अनिर्वाचित और गैर जिम्मेदार सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकते हुए खुद को लोगों पर भारी बोझ की तरह थोप दिया है। यहाँ विदेशी ताकतों का जिक्र अवामी लीग कर रही है। इसके लिए कई आरोप अमेरिका और पाकिस्तान पर लगते हैं, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धान मंडी 32 स्थित आवास को आग लगा दी। उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया है। शेख हसीना ने इसके बाद प्रतिक्रिया दी। शेख हसीना ने हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके और उनकी बहन की हर याद को मिटा दिया है। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा, मेरे खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन उनकी हत्या के लिए है। मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी। उन्होंने अपने संबोधन में अपने आवास पर हुए हमले पर भी सवाल उठाया। सवाल उठाते हुए उन्होंने बयान में कहा कि मेरे घर को आग क्यों लगाई गई? मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ मांगती हूँ। क्या मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? तो इतना अपमान क्यों? इस हमले पर दुख जताते हुए हसीना ने कहा कि मेरी और मेरी बहन की जो यादें बची थी वो अब मिट चुकी हैं। घर जलाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। ये बयान जब शेख हसीना दे रही थी तो उनके दर्द को महसूस किया जा सकता था। अजीब बात है, जिस मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान में जाकर बांग्लादेशियों की आवाज को उठाया, जो पाकिस्तान की तब की सरकार से अकेले भिड़ने के लिए तैयार थे, जिनके लिए पूरा बांग्लादेश खून बहाने के लिए तैयार था, उसी बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी को जो खुद अपने हाथ से लिख रहे थे, जिसके कारण पूरा बांग्लादेश आज़ाद बांग्लादेश में अपनी पहचान को हासिल कर पाया, उन्हीं मुजीबुर रहमान के घर को उग्र प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। और ना तो बांग्लादेश की पुलिस, न सरकार और ना ही सेना उन्हें रोक पाई। सरकार और प्रशासन का इस पर शांत रहना, कुछ नहीं करना, सवाल पैदा करता है। सवाल इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अवामी लीग के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगता मानो सब कुछ प्लान किया है, सब कुछ स्क्रिप्टेड हो, सब पहले से तय हो। इस साजिश को कौन रच रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है, यह भी बताना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दूसरे के करीब जाना संदेह तो पैदा करता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान बांग्लादेश के अधिकारियों का खूब आना जाना हुआ है। अगस्त से लेके ये सिलसिला लगातार जारी है। अगस्त में मुख्य सलाहकार का पदभार संभालने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों देशों की करीबी सिर्फ इतनी नहीं दिखती है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। हसीना के जाने के बाद बीते साल नवंबर में पाकिस्तान से चलकर एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश पहुंचा। ये 1971 के बाद दोनों देशों के बीच हुआ पहला समुद्री संपर्क था। इसने सबको चौंका दिया। भारत के कान खड़े हो गए। भारत इस पर नजर रखे हुए है। और इसी बीच एक और खबर आई। बांग्लादेश सेना में प्रमुख स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। और इसके ठीक बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया। यहाँ आने जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। बांग्लादेश में ISI का पहुंचना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं।
आईएसआई का बांग्लादेश में रहना भारत के लिए तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि आईएसआई किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। आईएसआई की कोशिश भारत में आतंकवाद फैलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन हालात बदलने से भारत को भारी नुकसान इस लिहाज से उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान का बांग्लादेश के करीब जाना एक ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर भारत को नुकसान दे सकता है। 4000 किलोमीटर लंबी सीमा भी भारत बांग्लादेश आपस में साझा करते हैं। सीमा पर भारत के विपरीत परिस्थितियों के बनने से भारत के लिए एक और खतरनाक फ्रंट खुल जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो वो पाकिस्तान और उसके साझेदारों को होगा और नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत इन परिस्थितियों के लिए भी तैयार है। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है और बांग्लादेश में हो रही उथल पुथल को भी समझ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।